क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स को इस सत्र की प्रथम परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो लेसन पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव सहित 8 प्रश्नों के हल बताए थे। पार्ट 2 में हम प्रश्न क्रमांक 9 से सभी प्रश्नों के हल करेंगे और उनके बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा क्षार धातु और उनके यौगिक बुनसन ज्वाला में अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं, समझाइए। बुनसन ज्वाला में ये कलर्स देते हैं। तो बुनसन ज्वाला में उत्तर है इसका, बुनसन ज्वाला की ऊर्जा प्राप्त करके इनके बाह्यतम कक्षकों के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। फिर जब ये वापस निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते हैं तो अवशोषित ऊर्जा का दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जन करते हैं, जिससे विशिष्ट रंग की ज्वाला दिखाई देती है। तो इनके इलेक्ट्रॉनों के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाने से और वापस अपने मूल अवस्था में लौटने से जब ये इनके द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, उससे ये कलर दिखाई देते हैं। तो इसमें लिथियम गहरा लाल रंग, सोडियम सुनहरा पीला रंग, पोटेशियम हल्का बैंगनी रंग, रूबिडियम लाल बैंगनी रंग और सीजियम नीला रंग बुनसन ज्वाला में प्रदान करता है। प्रश्न 9 का अथवा वाला है, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु की तुलना निम्न बिंदुओं पर करनी है। ऑक्सीकरण अवस्था, इनके ऑक्साइड्स और इनके हेलाइड्स। तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु में पहला पॉइंट ऑक्सीकरण अवस्था हम देखें तो क्षार धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, क्योंकि इनके अंतिम कक्षक में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है एस ब्लॉक में, और क्षार मृदा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। दूसरा बिंदु, इनके ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं क्षार धातुओं के, जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड दुर्बल क्षारीय होते हैं और जल में कम विलय होते हैं। तीसरा पॉइंट है इनके जो हेलाइड है, हेलाइड यानी जब इनसे हेलोजन जुड़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे इसका देखें उदाहरण तो NaCl, KCl, ये हेलाइड की विलयता जल में अधिक होती है इनकी क्षार धातुओं की, और क्षारीय मृदा धातुओं के जो हेलाइड हैं जैसे BaCl2, CaCl2 इनके एग्जाम्पल हैं, तो इनके हेलाइड जल में अपेक्षाकृत कम विलय होते हैं, कम घुलते हैं। प्रश्न हमारा 10वां है, जल मृदु और कठोर क्यों होता है, कारण बताइए। मृदु जल कठोर कैसे हो जाता है? तो कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि घुले होते हैं। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये साल्ट्स हैं, लवण हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, या मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड और नाइट्रेट, ये लवण घुले होने के कारण जल कठोर हो जाता है। और इसे आसानी से अगर मृदु बनाना हो घर पर ही तो इसमें फिटकरी डाल देते हैं और कुछ समय बाद इसे छान लेते हैं, या इसे उबाल कर और छान कर
भी मृदु बनाते हैं, या बड़े बड़े फिल्टर प्लांट्स में इसे फिल्टर करके भी मृदु बनाया जा सकता है जल को। इसी में हमारा जो अथवा वाला प्रश्न है, बर्फ की संरचना को समझाइए। एक शब्द वाले उत्तर में भी था ये बर्फ की संरचना को समझाने वाला प्रश्न। तो जब जल जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, क्योंकि जल के अणु उसमें पास पास आ जाते हैं। तो जल की संरचना हम देखें तो इस प्रकार की होती है। ये ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनों के। इसलिए ये आंशिक रूप से ऋण आवेशित होता है ऑक्सीजन परमाणु। तो जब एक और जल का अणु इसके पास में आता है तो ये ऑक्सीजन उस दूसरे जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है इस तरह से। तो इसलिए बर्फ की संरचना अब ये वी शेप संरचना की जगह चतुष्फल की संरचना बन जाती है। 2 तो इसके सहसंयोजक बंध ये ऑक्सीजन के साथ प्रथम जल के अणु के, और दूसरे जल के अणु के 2 हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसी से ये पास पास आ जाते हैं। इनका घनत्व और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो एक अणु का ऑक्सीजन दूसरे अणु के 2 हाइड्रोजन के साथ आकर्षण के कारण हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिससे बर्फ की संरचना चतुष्फल की हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन अपने 2 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध एवं दूसरे अणु के 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, और ये चतुष्फल की संरचना इसकी बन जाती है। अब ये प्रश्न क्रमांक 11 है जो हमारा, ये 3 4 संख्याएं दी है, इनमें 3 तक सार्थक अंक बताने हैं। 3 तक सार्थक अंक बताने हैं। तो ये सभी पूर्ण संख्याएं सार्थक अंक होती है। पहली संख्या में 34.214, यानी पांचों सार्थक अंक है, इसमें 3 तक बताना है तो 34.2 ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरी हम देखें तो 10.41047 है, तो पूर्ण संख्या के बाद शून्य आता है तो वो भी सार्थक अंक होता है। 3 तक सार्थक अंक इसमें देखें तो 10.4 10.4 ये 3 सार्थक अंक इसमें है। तीसरा हम देखें तो है 0.04597। तो इनमें हम देखें तो बाईं ओर के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं आते हैं, सार्थक अंकों में नहीं आते हैं। तो इसकी 3 सार्थक अंक हैं 4, 5, 9, और चौथा है 2808। तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं 280। दाई और 0 आता है तो वो भी सार्थक अंकों में ही होता है, तो 280 इसका उत्तर है। तो वास्तव में सार्थक अंकों के कुछ नियम हैं, और 5-6 नियम हैं इसके, उसके द्वारा इन्हें हल किया जाता है। परंतु मोटे तौर पर आप अगर शॉर्ट ट्रिक्स से देखें तो दशमलव के बाईं ओर के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं, और मूल संख्याएं, शून्य के अलावा जो मूल संख्याएं होती है उनके बीच में अगर शून्य आए तो भी वो सार्थक अंक माना जाता है। तो इसके अनुसार इन चारों के 3 तक सार्थक अंक बताने थे। पहले का उत्तर है 34.2, दूसरे का 10.4, तीसरे का 459 और चौथे का उत्तर है 280। अब प्रश्न हमारा जो अगला है इसी में अथवा वाला, 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो जल के एक अणु का जो भार होता है
वो 18 ग्राम होता है। इसी को 1 मोल कहते हैं जल का। और 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होगी, चाहे परमाणु का 1 मोल हो चाहे अणु का 1 मोल हो, वो संख्या होगी एवोग्रेडो संख्या। तो 18 ग्राम यानी 1 मोल, यानी इसमें संख्या होगी 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। एवोग्रेडो संख्या कहते हैं इसे। यही मोल कंसेप्ट भी है कि 1 मोल बराबर, ये फिक्स होगा कि उनमें 6.023 इंटू 10⁻23 अणु इसके होंगे। कुछ किताबों में 6.022 भी लिखा हुआ है, दोनों सही है। 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। प्रश्न क्रमांक 12 है हुंड का नियम। तो प्रत्येक कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षकों में भराते हैं, प्रत्येक कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, वो भी अफबाउ के नियम के अनुसार। और उसके बाद हुंड का नियम ये कहता है कि प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, और यदि उस परमाणु के पास और इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उनका युग्मन करते हैं। प्रत्येक उपकक्षक में उनका युग्मन कर देते हैं, यानी उनकी पेयरिंग कर देते हैं, उनकी जोड़ी बना देते हैं। तो ये था हुंड का नियम। इसके बाद हमारा प्रश्न है 11वां प्रश्न। बारहवां प्रश्न का अथवा वाला, परमाणु क्रमांक 15, 21, 25, 36 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं हमको। परमाणु क्रमांक 15, 21, 36, 25 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 15 पे होता है फास्फोरस, 21 पे होता है स्कैंडियम, 25 क्रमांक होता है मैंगनीज का, और 36 परमाणु क्रमांक होता है क्रिप्टॉन का। फास्फोरस को हम देखें, पी फास्फोरस, तो इसका विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। स्कैंडियम 21 को हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। यहाँ 3d1 पहले भी लिख सकते हैं, 4s2 को बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, संक्रमण तत्व, इसलिए मैंने 3d1 बाद में लिखा है। दोनों सही हैं। मैंगनीज को हम देखें 25 नंबर पे, तो यहाँ डी में ये स्कैंडियम जैसा ही होगा, इसी के आवर्त का है। डी में 4 बढ़ जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। क्रिप्टॉन 36 है, जो एक आइडियल गैस है, इसी के आवर्त की। तो इसमें हम देखें तो इसका विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p6। तो ये 36 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। आप चाहें तो इन सब के स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों में अंतर। तो ब्लॉक के नाम से ही स्पष्ट है कि जो एस ब्लॉक है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो उसका होगा वो एस ब्लॉक में भराएगा। पी ब्लॉक है तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा। ये अधिकांश धन विद्युतीय तत्व हैं एस ब्लॉक वाले, और इनमें अधिकांश ऋण विद्युतीय तत्व है। सभी नहीं, अधिकांश। जैसे हेलोजन्स हुआ, ऑक्सीजन परिवार हुआ, नाइट्रोजन परिवार हुआ, ये ऋण विद्युतीय तत्व है, जिनमें भी फ्लोरीन जो है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। ये अधिकांश धातु हैं। इस ब्लॉक के तत्व जो धातु हैं, नाम भी इनका पहले ग्रुप में क्षार धातु हैं और दूसरे ग्रुप में क्षारीय मृदा धातु हैं। अधिकांश इनमें क्रियाशील धातु हैं। और पी ब्लॉक में हम देखें तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन्स, ये सब अधिकांश अधातुएं हैं।
एस ब्लॉक के जो तत्व हैं ये पहले और दूसरे समूह के तत्व हैं, और पी ब्लॉक के तत्व जो हैं ये 13वें से 18वें समूह में रखे जाते हैं, और 18वें समूह में सब उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। ये था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में अंतर। इसके बाद हमारा प्रश्न है इसी का अथवा वाला, संयोजकता और आक्सीकरण अवस्था दोनों को परिभाषित करना है, दोनों में मुख्य अंतर क्या है। संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन में बाह्यतम कक्ष में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता 2 है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी संयोजकता 3 है। वहीं आक्सीकरण अवस्था जो होती है ये इसके आक्सीकरण से संबंधित होती है। आक्सीकरण मतलब होता है किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना या किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को खोना। तो ये कोई परमाणु जब किसी दूसरे परमाणु से जुड़कर यौगिक बनाता है तो उस परिस्थिति में उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन उसके साथ यौगिक बनाने के लिए, रासायनिक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का नुकसान हुआ उस परमाणु द्वारा, कितने इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा खोए गए, वो होती है उसकी आक्सीकरण अवस्था। और ये एक से अधिक भी हो सकती है, परिवर्ती भी हो सकती है। जैसे संक्रमण तत्वों में हम देखें तो सामान्य तौर पर उदाहरण लोहा आयरन है तो +2 +3 में होता है, कोबाल्ट है तो +2 में भी होता है, +3 में भी होता है। तो आक्सीकरण अवस्था एक से अधिक भी हो सकती है, पर एक परिस्थिति में आक्सीकरण अवस्था एक ही होती है। आक्सीकरण अवस्था प्लस में और माइनस में भी हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 14 है सहसंयोजक बंध और विद्युत संयोजक बंध क्या है। तो दो समान प्रकार के परमाणुओं में बराबर की इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से बंध बने। एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से बनता है, तो लगभग समान प्रकार के परमाणुओं में बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। उदाहरण दिया है 2 हाइड्रोजन परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा हाइड्रोजन का अणु बना लेते हैं। और इसी प्रकार से विद्युत संयोजक बंध को हम देखें तो विद्युत संयोजक बंध दो लगभग असमान प्रकार के परमाणुओं से बनता है, जिसमें एक होता है प्रबल धन विद्युती और एक होता है प्रबल ऋण विद्युती तत्व। तो बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो बराबर होती है एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, लेकिन जो प्रबल ऋण विद्युती तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉनों साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ऋण विद्युती तत्व पर माइनस आवेश और धन विद्युती तत्व पर धन आवेश आ जाता है। एक तरह से ये आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए इसको आयनिक बंध, चार्ज या आवेश इन पे आ जाता है इसलिए इसको विद्युत संयोजक बंध या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक जो हमारा 15 है, बेरिलियम और मैग्नीशियम और उनके बुनसन ज्वाला के अभिलाक्षणिक रंग प्रदान नहीं करते। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम बुनसन ज्वाला में रंग प्रदान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? जबकि प्रथम समूह के तत्व बुनसन ज्वाला के रंग दे रहे थे, द्वितीय समूह के ये तत्व बेरिलियम और मैग्नीशियम बुनसन ज्वाला में रंग प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के उच्च ऊर्जा स्तरों में उत्तेजित नहीं हो पाते, इसलिए ये बुनसन ज्वाला में रंग परीक्षण नहीं देते। रंग देने का कारण ही क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं,
जब वापस मूल अवस्था में लौटते हैं तो वो जो अवशोषित ऊर्जा थी उनकी, वो दृश्य प्रकाश में उत्सर्जित करते हैं, उससे कलर दिखाई देते हैं। पर इनका आकार बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में इनके नहीं जा पाते हैं, इसलिए ये बुनसन ज्वाला में रंग परीक्षण नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक इसी 15 का अथवा वाला। लिथियम अपने समूह के अन्य सदस्यों से प्रबल अपचायक है, इसका कारण बताना। अपचायक प्रकृति का है। तो इनके सभी प्रथम समूह के सभी जो तत्व हैं वो धन विद्युतीय तत्व होते हैं, जबकि ये लिथियम जो होता है इसकी परमाणु और आयनिक त्रिज्या बहुत कम होती है, बहुत ही छोटा होता है ये। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता है। आयनन विभव इसका उच्च होता है और धन विद्युतीय लक्षण बहुत इसमें कम होते हैं। अर्थात समूह के अन्य सदस्यों से ये ऋण विद्युतीय होता है। और इसका जो आयन देखें Li+ की ध्रुवण क्षमता भी बहुत उच्च होती है, इसलिए ये एक प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है। सोलहवां प्रश्न है क्वांटम संख्या किसे कहते हैं और इनके प्रकार। तो ये क्वांटम संख्याएं जो है, परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी कक्षाएं, उसके उपकोष, उसके उपकक्षक, उपकक्षकों का विन्यास और उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, उसका चक्रण कैसा है, उसकी जानकारी हमको देती है। एक तरह से इलेक्ट्रॉन का पता बताती है क्वांटम संख्याएं। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। मुख्य क्वांटम संख्या पहली, इसे n से दर्शाते हैं और ये नाभिक के ऊर्जा स्तरों की जानकारी देती है, कोशों की जानकारी देती है। तो नाभिक से स्टार्ट करें हम तो पहला कोश होता है K, दूसरा L, M, N, O, P। इस तरह से ये ऊर्जा स्तर होते हैं नाभिक के चारों ओर, जिनका मान है 1, 2, 3, 4 क्रमशः। K है तो 1, L है तो 2। द्विगंशी क्वांटम संख्या दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या है, इसे स्मॉल l से दर्शाते हैं और ये कक्षकों के बारे में जानकारी देती है, उपकोशों के बारे में जानकारी देती है, जो 4 प्रकार के होते हैं। SPDF। S गोलाकार होता है, P डमरू के आकार का होता है, D डबल डम्बल शेप यानी 2 डमरू के आकार का होता है और F कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल संरचना होती है। तो इसमें अब हम देखें तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर 1 होगा तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होगा। 0 यानी S कक्षक और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 है तो P कक्षक, 2 है तो D कक्षक, इस तरह से। अब तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इस L का मान अगर 1 है तो S का मान 0 होगा और L का मान 2 है तो S का मान होगा 0 और 1। चुंबकीय क्वांटम संख्या यह उपकक्षकों की जानकारी बताती है तथा उनका विन्यास बताती है। जैसे मान लो P कक्षक है तो ये XY और Z अक्ष की तरफ PX, PY और PZ। त्रिविमीय स्थिति में इसका विन्यास होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाते हैं और किसी उपकक्षक के लिए m के कुल मान 2l + 1 होते हैं। तो l है द्विगंशी क्वांटम संख्या।
मान लो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 है, तो m का मान हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। यानी p कक्षक है तो p में 3 उप कक्षक होंगे, px, py और pz। चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या, इसे s से दर्शाते हैं। तो प्रत्येक उपकक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका मान होगा +1/2, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका मान होगा -1/2। इसीलिए ये कहा जाता है पॉली के अपवर्जन के नियम में कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होती। यानी उसका कोष समान हो सकता है, उपकोष समान हो सकता है, उसका कक्षक समान हो सकता है, उपकक्षक भी समान हो सकता है, लेकिन उपकक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसलिए चक्रण क्वांटम संख्या तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की समान नहीं हो सकती। एसपीडी कक्षकों की आकृति, तो एस गोलाकार होता है, पी डमरू के आकार का होता है। तो गोलाकार है तो इसका सब तरफ XYZ अक्ष पर जो इसका घूर्णन समान होगा। पी डमरू के आकार का होता है तो XY और Z अक्ष पे इनका जो विन्यास है, 3 विन्यास इसके प्राप्त होंगे, PX, PY और PZ, 3 उपकक्षक होंगे। और D को हम देखें तो ये डबल डम्बल शेप होता है, तो 5 प्रकार के विन्यास प्राप्त होते हैं। D कक्षक में 5 उपकक्षक होते हैं, DXY, DXZ, DYZ, DX2Y2 और DZ2। तो आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एसपीडी कक्षकों की आकृति, एफ की आकृति बहुत जटिल होती है, प्रश्न पत्र में पूछी भी नहीं गई है। 17 प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक जो 17, आयनन एंथैल्पी को परिभाषित करना है और वर्ग और आवर्त में इनमें क्या परिवर्तन होते हैं। आयनन एंथैल्पी, गैस अवस्था में किसी तत्व के विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसकी इकाई है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलोजूल प्रति मोल। गैसीय अवस्था में विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलोजूल प्रति मोल से व्यक्त करते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण कम हो जाता है, तो आयनन एंथैल्पी का मान घट जाता है। वहीं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक की आवेश बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ने लगता है, फलस्वरूप आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाता है। ये